हाँ भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? एक बार चेक करिएगा। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? ठीक है। हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग आरएसी की बात कर रहे थे ना। आरएसी में जो एसी वाला पार्ट है वो अपन काफी आगे तक उसमें पहुंच गए थे। और उसमें अपन क्या कर रहे थे? और उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसको कंप्लीट करना था। एक दो टॉपिक और उसमें बचे थे। ठीक है। मुझे एक बात बता दो, आरएसी में जो क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन वगैरह के, वो आप लोगों ने लगा लिए हैं क्या? रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट तो पहले हो चुका था अपना। वीसीआरएस वाला, वीएआरएस वाला, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, ये वाला सब पार्ट हो चुका था। उसके क्वेश्चन लगाए हैं क्या आप में से किसी ने? लग रहे हैं ना? ठीक है, सुनो। हम लोगों को क्या करना था, जो एयर कंडीशनिंग वाला पार्ट है ना, उस एयर कंडीशनिंग वाले पार्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन करने थे ना। सुनो। बेटा, थ्योरी वाले जो वो क्वेश्चन अजीब होंगे, थ्योरी वाले वो क्वेश्चन अजीब होंगे जो पहले बहुत आए थे। मतलब जो 1994 के क्वेश्चन है, 2005 के क्वेश्चन है, 2007 के क्वेश्चन है, जो 2010 से 2014 से पहले के क्वेश्चन होंगे थ्योरी वाले, वो कुछ क्वेश्चन अजीब होंगे। उसका कारण है, पहले जो डिजाइनिंग वगैरह पार्ट का पार्ट है वो बहुत ज्यादा था। तो उन क्वेश्चन को स्किप करो जो 2000 के पहले थ्योरी में आए थे। कुछ डिजाइन से रिलेटेड या फिर एक्सपेरिमेंटल जो क्वेश्चन आया करते थे, उनको स्किप करो, वो अब सिलेबस में नहीं है ना। वो बहुत पुराने क्वेश्चन होंगे। आप ज्यादा फोकस करो पहले वाले न्यूमेरिकल पे और थ्योरी वाले वो क्वेश्चन पे जो 2015 के बाद आए, है ना। ठीक है, सुनो। कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसी वाली पीडीएफ में। आओ, वो जो पीडीएफ मैंने दी थी ना आरएसी की, वो जो पीडीएफ मैंने दी थी ना आरएसी वाली, उसी में आओ एक बार। उसमें क्वेश्चन है, पेज नंबर 29 पे आओ। क्वेश्चन है 2008 का। पेज नंबर 29 पे आओ, क्वेश्चन है गेट 2008 का। गेट 2008 का आपको दे रखा है। मॉइस्ट एयर एट ए प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। मॉइस्ट एयर है, कोई प्रेशर है 100 किलो पास्कल पे, इज कंप्रेस्ड टू 500 किलो पास्कल एंड देन cooled to 35 डिग्री सेल्सियस in an intercooler. The air at the entry of the aftercooler is unsaturated and becomes just saturated at the exit of aftercooler. ठीक है। the saturation pressure of the water at 35 डिग्री सेल्सियस इतना इतना, the partial pressure of water vapor in kilopascal in the moist air entering the compressor is closest to। सुनो, आपको जब भी ऐसा कोई पूरा क्वेश्चन दे रखा हो ना, पूरी कहानी दे रखी हो, आपने ऐसा किया फिर ऐसा किया फिर ऐसा किया, तो उसको क्या करो, एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लो कि आंसर अपने आप आ जाए। देखो क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि मॉइस्ट एयर है एट ए प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल इज कंप्रेस्ड टू 500 किलो पास्कल। एक कंप्रेशर लगाया और यहां पर मॉइस्ट एयर थी कितने पर? 100 किलो पास्कल पे। और इसको कंप्रेस कर दिया कहां तक? 500 किलो पास्कल तक। P2 इज इक्वल टू 500 किलो पास्कल तक कंप्रेस कर दिया। ठीक। एंड देन कूल्ड टू 35 डिग्री सेल्सियस इन एन इंटरकूलर। फिर एक इंटरकूलर लगाया और इसको कूल कर दिया T3 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। In an after intercooler, the air at the entry to the aftercooler is unsaturated। यहां पर जो 2 पॉइंट है ना, ये आपका इंटरकूलर है
इसके एंट्री पे जो एयर है ना वो अनसैचुरेटेड है, बोला हुआ है उसमें, और बोला हुआ है बिकम्स जस्ट सैचुरेटेड एट द एग्जिट ऑफ आफ्टर कूलर। इसके एग्जिट पे जस्ट क्या हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है, यहां पर जस्ट सैचुरेटेड हो जाती है। बोला हुआ द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस पे जो सैचुरेशन प्रेशर है मतलब पीवीएस है, वो कितना है 5.628 किलो पास्कल। और यहाँ पर टोटल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब P3 भी 500 किलो पास्कल ही रहेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन किलो पास्कल इन द मॉइस्चर एयर एंटरिंग द कंप्रेसर। यहाँ पर पीवी कितना होगा ये पूछा है। सुनो मेरी बात, आपको जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो ना, तो आप एक बार टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो आप इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो कुछ ऐसा होगा। 1 से 2 क्या है, 1 से 2 है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और यहाँ पर प्रेशर कितना है, 1 से 2 में प्रेशर है, 1 पर प्रेशर है 100 किलो पास्कल और 2 में पहुंच जाता है 500, और 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर है। और कंप्रेशन हमेशा कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर लाइन यहां पर कैसी होगी, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसी होगी, देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है यहाँ पर, और ये P1 इज इक्वल टू कितना है 100 किलो पास्कल, और P2 इज इक्वल टू कितना है, ये 500 किलो पास्कल। ठीक, इनिशियली एयर यहाँ पे थी, इनिशियली एयर यहाँ पे थी, आपने इसको क्या किया, कंप्रेस किया 100 किलो पास्कल से 500 किलो पास्कल तक कंप्रेस किया, किसमें, कंप्रेसर में, कोई समस्या नहीं थी मुझे। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक इंटरकूलर में भेजा, और इंटरकूलर में भेज करके हीट रिजेक्शन कर दिया और इसको कूल कर दिया। कहां तक, इंटरकूलर में एंटर होने से पहले एयर अनसैचुरेटेड थी, देखो अनसैचुरेटेड है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड थी, उसने बोला है, एंड बिकम्स जस्ट सैचुरेटेड एट द एग्जिट ऑफ इंटरकूलर, मतलब 3 पॉइंट पे जस्ट सैचुरेटेड हो गई है। ये फाइनल पॉइंट है 3, और यहां पर जस्ट क्या हो गई है, सैचुरेटेड हो गई, यहां पर जस्ट सैचुरेटेड हो गई। मुझे एक बात बता दो, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक कहीं कंडेंसेशन हुआ है, यस और नो? हाँ भाई, 1 से लेकर के 3 तक कहीं कंडेंसेशन हुआ है, नहीं हुआ। अगर कंडेंसेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होकर के अलग नहीं हुई हो। कंडेंसेशन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वाटर वेपर लिक्विड में मिक्स होकर के, लिक्विड में कन्वर्ट होकर के अलग नहीं हुई होगी। अलग से कोई वाटर वेपर ऐड हुई है, वो भी नहीं हुआ, मतलब ना तो कंडेंसेशन हुआ, ना ही वाटर वेपर ऐड हुआ। इसका मतलब है कि ओमेगा चेंज नहीं हुआ होगा, मतलब नो कंडेंसेशन फ्रॉम 1 टू T, फ्रॉम 1 टू 3। और अगर कंडेंसेशन नहीं हुआ, हेंस ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा क्या होता था, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ एयर, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3। ये कैसे पता मुझे, मुझे इसलिए पता क्योंकि कंडेंसेशन नहीं हुआ, लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं है, तो वाटर वेपर का जो फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं होगा, और वाटर वेपर का फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा तो ओमेगा वही तो होता है, रेशियो ऑफ वाटर मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। तो ओमेगा 3 निकाल लो, ओमेगा 3 कितना आएगा, ओमेगा 3 पॉइंट पे देखो ये है, 3 पॉइंट पे वेपर प्रेशर ये है और टोटल प्रेशर ये है, तो हो जाएगा 0.622 पीवीएस, या फिर डायरेक्टली इक्वेट कर दो
ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 3। ओमेगा 1 में क्या है 0.622 पीवी अपॉन पी टोटल कितना है 1 पे 100 माइनस पीवी। ओमेगा 3 पर क्या है 0.622 पीवीएस कितना है दे रखा है अपॉन पी टोटल कितना है 3 पर 500 है माइनस पीवीएस। 0.622 से 0.622 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पीवी अपॉन 100 माइनस पीवी इज इक्वल टू 5.628 अपॉन 500 माइनस 5.628। मुझे यहां से पीवी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। कितना आ रहा है 1.1256 पीवी आ रहा है 1.1256 किलो पास्कल सिंपल। ठीक, इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया ना। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर देख लेना। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर देख लेना और इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन सॉल्व है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मिक्सिंग वगैरह के हैं, सॉल्व क्वेश्चन है। और कुछ गेट के ऐसे प्रीवियस ईयर जो आपको हो सकता है प्रीवियस ईयर में ना मिले, क्योंकि 1990s के पहले 1985 के पहले के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में शायद नहीं दे रखे होते, तो वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। उनको एक बार सॉल्व कर लेना है ना। एक छोटी सी चीज और, कई बार एंथैल्पी पूछ लेता है ना, एंथैल्पी। सुनो, कई बार आपसे पूछ लेता है एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर।
एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, तो एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर प्लस एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। भाई मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है? मॉइस्ट एयर में दो चीजें होती हैं, एक तो वाटर वेपर होगा या तो ड्राई एयर होगी। तो मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है? मॉइस्ट एयर का मतलब होता है एक तो वाटर वेपर होगी और एक आपकी क्या होगी? ड्राई एयर। ठीक। तो एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर होती है एम डॉट एयर सीपी ऑफ एयर इंटू टी। तो ये होता है एम डॉट एयर इंटू 1.005 ऑफ टी। ये होती है एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर। ठीक। जो एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर होता है वो होता है मास ऑफ वाटर वेपर प्लस 2500, ये लैटेंट हीट होती है, प्लस 1.88 ये उसकी स्पेसिफिक हीट होती है इंटू टी। अगर मैं टोटल एंथैल्पी लिखूं या फिर एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर लिखूं, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, मतलब एम डॉट एयर इंटू 1.005 ऑफ टी। कुछ चाहिए क्या? मुझे एक मिनट दीजिएगा। तैयार हो? हाँ भाई, जो एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर लिखना है तो क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर मतलब ये, प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर मतलब ये, एमवी 2500 प्लस 1.88 ऑफ टी, ये हो जाएगा। और एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर, याद रखना ये जो मैंने लिखा है इसकी यूनिट क्या है? किलो जूल है। मैं इसमें मास ऑफ ड्राई एयर का डिवाइड कर रहा हूं, मास ऑफ ड्राई एयर का डिवाइड कर रहा हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1.005 ऑफ टी प्लस, यहां पर डिवाइड करोगे तो एमवी अपॉन एमवी कितना हो जाएगा? ओमेगा। अंदर कितना बचेगा? 2500 प्लस 1.88 ऑफ टी। इसकी यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर से डिवाइड किया हुआ है, याद रखना। ये होता है एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। और एक बात और याद रखना, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एकमात्र फॉर्मूला है ये जहां पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, वेयर टी इज इन डिग्री सेल्सियस। याद रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, हर जगह टेम्परेचर केल्विन में होता था, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता था। ये पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एकमात्र फॉर्मूला है, यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन में नहीं होता। ठीक, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करें।
हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? ठीक है, सुनो, एक छोटी सी टर्म और कई बार पूछ लेता है, ऐसे ही याद रखना। एक टर्म आती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वो रेशियो होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का गिवन कंडीशन में टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन कंडीशन। एक हेडिंग डाल लो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। जल गई है? एक हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू गिवन कंडीशन टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन कंडीशन। उसमें लिखना इट इज रेशियो ऑफ, उसमें लिखना इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, लिखना इट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट गिवन कंडीशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिखना इट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट गिवन कंडीशन टू, इट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट गिवन कंडीशन टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन कंडीशन, टू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन कंडीशन। ठीक, ये होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा एस। केवल एक बार याद रखना, ठीक है, सुनो, चर्चा करेंगे उस पे, है ना? ठीक है, चाय ही हमारा जीवन हो गया आजकल। ठीक है यार, इतने सुबह से नाश्ता कौन करता है यार? सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे नाश्ता कौन करता है? ठीक है, सुनो, ये आपका पूरा क्या था? ये आपका पूरा आरएसी था, ये आपका पूरा आरएसी था। ठीक, एसी में जो एयर कंडीशनिंग है ना, उसमें वर्किंग ऑफ एसी मैंने नहीं बताया, फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो गेट वाले सिलेबस में नहीं है। ठीक, वो ईएससी वाले सिलेबस में है, तो गेट के बाद कभी चर्चा कर लेंगे अपन उसकी, है ना? एक बात और कि इस पीडीएफ में कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं रेफ्रिजरेशन के भी और एयर कंडीशनिंग के भी, वो कर लेना, है ना? और एक नेक्स्ट पेज में एक हेडिंग डालो आईसी में, है ना? नेक्स्ट पेज में एक हेडिंग डालो आईसी में। सुनो, हम लोगों को कितने दिन हो गए ये शुरू किए? थर्मल एप्लीकेशन किस तारीख को शुरू किया था अपन ने? अच्छा, 6 को शुरू किया था क्या? सुनो, आईसी इंजन में क्या है? आईसी इंजन में क्या है कि अभी, अरे नालायक, 11 दिन नहीं हुए, आज 12वां दिन। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, 11 दिन हो गए हैं, आज 12वां दिन है ना? ठीक है,
वही लगभग 26-27 आवर लगे, है ना। ठीक है, सुनो, आइसी इंजन क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी है, फॉर एग्जांपल पावर प्लांट में पढ़ा होगा ब्रेटॉन साइकिल, रैंकाइन साइकिल, तो वहां पर क्या होता था, कंप्रेशन अलग होता था, हीट एडिशन अलग होता था, एक्सपेंशन अलग होता था और हीट रिजेक्शन अलग होता था। मतलब कंप्रेशन होगा कंप्रेसर में, हीट एडिशन होगा कंबशन चैम्बर या बॉयलर में, एक्सपेंशन होगा टरबाइन में, और हीट रिजेक्शन होगा कंडेंसर या इंटरकूलर में, और कंप्रेशन होगा कंप्रेशन या पंप कंप्रेसर में या फिर पंप। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपके पास एक ही डिवाइस है, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, और उसी पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में कंप्रेशन भी होगा, उसी पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में हीट एडिशन भी होगा, उसी पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में एक्सपेंशन भी होगा, और उसी पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में हीट रिजेक्शन भी होगा। मतलब ये जो आइस इंजन है ना, ये अपने आप में कंप्लीट पावर प्लांट है। उसी डिवाइस में, उसी पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में कंप्रेशन, उसी में हीट एडिशन, उसी में एक्सपेंशन और उसी में हीट रिजेक्शन। मतलब अभी तक जो आप पूरा अलग अलग डिवाइस में कर रहे थे, वो सारी चीजें मैं एक ही पिस्टन सिलेंडर में कर रहा हूँ। बस यही अंतर है किसमें, पावर प्लांट में और आईसी इंजन में। ठीक। और जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन होगा, आईसी इंजन में बात कर रहा हूँ इंटरनल कंबशन इंजन की, याद रखना दो तरह के इंजन होते हैं, एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है और एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। इंटरनल कंबशन कौन है, जो आप अपनी बाइक में, कार में, ट्रक में, बस में यूज करते हो, वो सब इंटरनल कंबशन इंजन। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन कौन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो है जहां पर कंबशन आप बाहर कराते हो और फिर हीट ऐड करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टीम टरबाइन, बिल्कुल स्टीम टरबाइन। या फिर आप लोगों ने कभी एक मूवी आई थी गदर, एक एक मूवी आई थी गदर, सनी देओल की एक मूवी थी गदर। आप लोगों ने वो गदर मूवी अगर देखी हो, तो जब वो पाकिस्तान से लौट रहे होते हैं वो लोग, वो तारा सिंह वगैरह जो भी होते हैं वो लोग, वो पाकिस्तान से लौट रहे होते हैं तो वो एक ट्रेन से आते हैं। वो ट्रेन में अगर आपने देखा हो तो वो ट्रेन एक्सटर्नल कंबशन इंजन से चलती है। वो कोयला निकाल निकाल करके ट्रेन में डालता है। आप लोगों ने वो वाला सीन देखा होगा, उसका बच्चा होता है और वो होता है, तो कोयला लेकर के वो ट्रेन में डाल रहे होते हैं इंजन में, वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, हाँ सनी देओल ही बोला है नालायक, सनी देओल ही बोला है। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है। ठीक है, सुनो, जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है ना, ठीक है, जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, ठीक है, देखो समाज में ऐसे ही जहरीले लोग होते हैं। कौन है ये वैसे? अच्छा, ठीक है। जो एक्सटर्नल कंबशन, मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं उसमें आप कोयला भी यूज कर सकते हो। आपने बाहर कोयला जलाया या फिर कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हो, आखिर फ्यूल का इग्निशन बाहर होना है, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में कोई भी फ्यूल यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप इंटरनल कंबशन इंजन यूज करोगे, तो आप ऐसा थोड़ा ना करोगे कि बाइक में आपने कोयला डाल दिया, कभी नहीं कर सकते। तो इंटरनल कंबशन इंजन में हमेशा जो फ्यूल यूज होता है वो हाई क्वालिटी का होता है, जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में कोई भी फ्यूल यूज हो सकता है। ठीक, तो उसमें लिखना। ठीक है, उसमें लिखना, इन आईसी इंजन, इन आईसी इंजन all process takes place in IC engine, all process takes place in a piston cylinder only. In IC engine, all process takes place in a piston cylinder only. In IC engine, all process takes place in a piston cylinder only. Hence, it is a complete power plant in itself. Hence, it is a complete power plant in itself. It is a complete power plant in itself. It is a complete power plant in itself.
ठीक, उसमें लिखना नेक्स्ट लाइन में इंटरनल कंबशन इंजन, इन इंटरनल कंबशन इंजन in internal combustion engine high quality of fuel should be used. In internal combustion engine high quality of fuel should be used, while in internal combustion engine high quality of fuel should be used, while in external combustion engine, in internal combustion engine high quality of fuel should be used, while in external combustion engine, in external combustion engine low quality of fuel may be used, low quality of fuel may be used. ठीक, यहां पर अपन बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल की। एयर स्टैंडर्ड साइकिल कौन कौन होती है? ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल और ब्रेटॉन साइकिल भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती है, याद रखना। ब्रेटॉन साइकिल भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती है। जनता को ऐसा लगता है कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल 3 ही होती हैं, ऑटो, डीजल एंड डुअल। ऐसा नहीं है, ब्रेटॉन साइकिल भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल होती है। वहां पे भी वर्किंग फ्लूइड कौन था? एयर ही था। ठीक, तो एक हेडिंग डालो एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एक हेडिंग डालो एयर स्टैंडर्ड साइकिल। इस दुनिया की वो सारी साइकिल, इस दुनिया की वो सारी साइकिल जो एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस को फॉलो करेंगी, इस दुनिया की वो सारी साइकिल जो एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस को फॉलो करेंगी, वो सब क्या है? एयर स्टैंडर्ड साइकिल। कौन? वो साइकिल जिनका वर्किंग फ्लूइड कोई एक परफेक्ट गैस होगी, परफेक्ट गैस मतलब एयर होगी। वो साइकिल जिनका जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर होगी। दूसरा, वो साइकिल जिनमें वर्किंग फ्लूइड की जो स्पेसिफिक हीट है वो थ्रू आउट द साइकिल क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि नोट मत करना, ऐसे ही बता रहा हूँ। जो स्पेसिफिक हीट है ना, जो स्पेसिफिक हीट है ना, वो टेम्परेचर के साथ वेरी होती रहती है। मतलब अगर टेम्परेचर के साथ मैं आपको स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से वेरी करती है। ये सीपी का वेरिएशन है और ये सीवी का वेरिएशन है। ये स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ इस तरह से वेरी करती है। एक्चुअल में ऐसा होता है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए बता रहा हूँ। डाइएटॉमिक, मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है? मोनोएटॉमिक के लिए चेंज नहीं होता है ना। डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है कि सीपी और सीवी टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट चेंज होगी। लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस में मान करके चलते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है वो थ्रू आउट द साइकिल क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दूसरा एजम्पशन हो गया। तीसरा एजम्पशन, तीसरा एजम्पशन में मान करके चलता हूं कि जो हीट एडिशन हो रहा है उसके लिए हीट एक कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से आ रही है। और चौथा एजम्पशन मान करके चलता हूं कि जो हीट रिजेक्शन हो रहा है उसके लिए हीट एक कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक में जा रही है। तो एक हेडिंग डालना साइकिल, इसमें लिखना साइकिल विच फॉलो एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन, साइकिल विच फॉलो एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन साइकिल विच फॉलो एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन साइकिल which follow air standard assumption is air standard cycle, is air standard cycle, is air standard cycle। फर्स्ट लिखना एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन, पहला एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन लिखना, पहला एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन लिखना
वर्किंग फ्लूइड शुड बी परफेक्ट गैस, ब्रैकेट में लिखना एयर। पहला लिखना वर्किंग फ्लूइड शुड बी परफेक्ट गैस, ब्रैकेट में लिखना एयर। वर्किंग फ्लूइड शुड बी परफेक्ट गैस, ब्रैकेट में लिखना एयर। सेकंड लिखना स्पेसिफिक हीट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। सेकंड लिखना स्पेसिफिक हीट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। सेकंड लिखना स्पेसिफिक हीट ऑफ वर्किंग फ्लूइड should remain constant throughout the cycle. Specific heat of working fluid should remain constant throughout the cycle. Specific heat of working fluid should remain constant throughout the cycle. Specific heat of working fluid should remain constant throughout the cycle. ठीक। उसके बाद लिखना heat addition takes place। उसके बाद लिखना heat addition takes place with the help of heat addition takes place with the help of a constant temperature source। Heat addition takes place with the help of a constant temperature source and heat rejection and heat rejection heat addition takes place from a constant temperature source and heat rejection to a constant temperature sink and heat rejection to a constant temperature sink। ठीक। मैं इसमें भी आपको एक मैं जो आईसी इंजन वाला पूरा टॉपिक है ना, इसमें भी आपको एक पीडीएफ दूंगा पूरी, है ना, करीब 100 पेज की है। मेरे ही नोट्स हैं, किसी स्टूडेंट के लिखे हुए हैं, मुझे खुद नहीं पता किसके लिखे हुए हैं। राइटिंग वगैरह आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन है, बहुत सारी ऐसी थ्योरी है जो आपके काम की नहीं है गेट। मैं आपको डिक्टेट करूंगा, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपकी गेट के काम का है, सो दैट अपन जल्दी खत्म कर सके और गेट में 2 नंबर जो 4 नंबर का आता है, जो भी आता है वो आ सके अपने, है ना। और बाद में जिस दिन आप ईएससी वगैरह देना, और भी बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जैसे पीएससी वगैरह का एग्जाम होता है ना, रेलवेज वगैरह का एग्जाम होता है, वो जब भी देना तो उस पूरे नोट्स को पढ़ लेना, वो फायदेमंद है। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डालो। हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। अच्छा, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है कौन कौन सी? एयर स्टैंडर्ड साइकिल है कौन कौन सी? बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे ऑटो साइकिल, जैसे डीजल साइकिल, जैसे डुअल साइकिल, जैसे ब्रेटॉन साइकिल। ब्रेटॉन को स्पेशली बता रहा हूं मैं क्योंकि ऑटो, डीजल और डुअल अपने दिमाग में होता है, ब्रेटॉन अपने दिमाग में नहीं होता। अपन को लगता है ब्रेटॉन तो पावर प्लांट में पड़ा था यार, वो कैसे एयर स्टैंडर्ड हो गया? एयर स्टैंडर्ड होता है बेटा, वहां पे भी वर्किंग फ्लूइड एयर ही होती थी। और ये तीनों अपन पढ़ेंगे किसमें? आईसी इंजन में। और इससे हम चिर परिचित हैं, हम लोग कहां पर पढ़ चुके हैं इसको? पावर प्लांट में। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर कुछ कुछ लिखते हैं अपन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है आईसी इंजन, है ना। फ्री के मार्क्स होते हैं, 2 से 4 नंबर फ्री के होते हैं। अच्छा, आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो क्या? आप लोग टेस्ट वगैरह देते हो क्या? हाँ भाई, टेस्ट वगैरह देते हो क्या आप लोग?
तो क्या कॉलेज वगैरह की क्लास लग रही है क्या आजकल आप लोगों की? अभी कॉलेज वगैरह की क्लास लग रही है क्या? कितने आवर लगती है कॉलेज की क्लास? स्टार्ट होगी ना बेटा मंडे से, 2 से 3 घंटे लगती है ना। उसके अलावा क्या करते रहते हो? घर में पड़े ही रहते होगे ना तुम लोग? क्या करते हो? कोई ऐसा बिजनेस तो चल नहीं रहा है तुम लोगों का कि जिसमें तुम लोगों को पूरा संभालना होता है ना? और ऐसा कुछ सामाजिक जीवन भी तुम लोग नहीं जी रहे होगे, है ना? अच्छा, 8 आवर क्लास चल रही है। बेटा अभी तो सारी चीजें इग्नोर करो, आप लोग थर्ड ईयर वाले हो ना? आप लोग थर्ड ईयर वाले हो ना? अच्छा, गेट वाली 8 आवर चल रही है ना? 4 क्लासेस चल रही है। अच्छा, सिलेबस कब तक पूरा हो रहा है तुम लोगों का? जो MITS वाले हैं उनका सिलेबस कब तक पूरा हो रहा है, ये गेट वाला? अच्छा, MITS वालों का क्या क्या बचा है मुझे एक बार बता दो। अरे नालायक, सब कैसे बचा होगा? 5-6 सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ाए हैं, सब कैसे बचा है? FM, थर्मो, HMT, REC, पावर प्लांट, आईसी इंजन तो मैंने बताए पढ़ाए हैं। तुम लोगों को भगवान माफ नहीं करेगा। कुछ नहीं बचा ना, हो गया ना सब कुछ। अच्छा, जो लखनपुर वाले लोग हैं उनका क्या क्या बचा है? लखनपुर वाले जो जनता है उनका क्या क्या बचा है बेटा? अच्छा, मैथ और टॉम बचा है MITS वालों का, और मैथ NFT बचा है लखनपुर वालों का। बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आप लोग का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ना? आप लोगों का सिलेबस लगभग मान करके चलो। अच्छा, HMT भी बचा है क्या? HMT भी बचा है क्या? मतलब आप जो भी मानो, आपका लगभग 30 तक खत्म हो जाएगा, 30 तक खत्म हो जाएगा, 30 तक खत्म हो जाएगा, 30 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये मत लाना कि सिलेबस बहुत लेट हो गया है या बहुत लेट कंप्लीट हुआ है। मैं आपको इस समाज की जो क्रूर सत्यता है ना, वो उससे अवगत करा रहा हूँ। जितने भी लोग ऐसे हैं ना जो फोर्थ ईयर के बाद तैयारी करने जाते हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो फोर्थ ईयर के बाद तैयारी करने जाते हैं कोचिंग वगैरह में, कुछ दिल्ली जाते होंगे, कुछ भोपाल, कुछ इंदौर, कुछ ग्वालियर में तैयारी करते होंगे, वगैरह वगैरह, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, है ना? जितने भी लोग तैयारी करते हैं ना, उनका बैच फोर्थ ईयर खत्म होता है उनका मई जून में, फिर वो तैयारी करने जाते हैं जुलाई में। उनका बेटा सिलेबस खत्म होता है दिसंबर में या फिर जनवरी में। 15 जनवरी को उनका खत्म होता है, 30 जनवरी के आसपास एग्जाम होता है। मतलब वो उन लोगों का सिलेबस भी हर साल ऐसा ही चलता था, एग्जाम के 15 दिन पहले खत्म होता था। और आप लोग थर्ड ईयर में हो, आप लोग किसी चीज पे ध्यान मत दो। अभी 8 घंटे यहाँ पर क्लास लग रही है ना, 8 घंटे यहाँ की क्लास अटेंड करो, घर में पढ़ाई करना शुरू करो करीब 6 घंटे। 14 आवर आप रोज पढ़ सकते हो, 8 घंटे क्लास, 6 घंटे खुद से पढ़ाई। और उस 6 घंटे में क्या करो, गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। आपका सिलेबस 30 तारीख को भी पूरा हो जाता है ना। बिल्कुल आराम से बैठो घर में, कुछ मत करो, 30 तारीख के बाद गेट का प्रीवियस ईयर उठाओ और पूरा सॉल्व कर डालो। थर्ड ईयर में टारगेट बनाओ कि आपको 50 मार्क्स लाना है, 50 to 60। मैंने आपको आज तक नहीं बोला कि थर्ड ईयर में आप गेट टॉप करके दिखा दो, नहीं कर पाओगे बेटा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन मेरे जैसे ऑर्डिनरी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं, है ना? तो आप 50 to 60 मार्क्स टारगेट करो, 50, 60, 65, 70, बस इतने मार्क्स टारगेट करो। थर्ड ईयर में अगर आप 50 से ज्यादा मार्क्स ले आना, अगर आप थर्ड ईयर में 50 से ज्यादा मार्क्स ले आना, तो जाकर के पार्टी करना, आप समझना कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। थर्ड ईयर में अगर 50 ले आए ना बेटा, तो 80 आप फोर्थ ईयर में ले आओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आप थर्ड ईयर में 50 ले आए ना, तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब इतना पढ़ने के बाद अगर आप 50 ले आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट, इसको कम मत समझना, है ना? तो बिल्कुल ही डिप्रेस मत होना। और कभी ये प्रेशर, क्योंकि थर्ड ईयर वालों के पास ये प्रेशर थोड़ी ना है यार कि इस साल टॉप करना है या 80 मार्क्स लाना है या PSUs में जाना है। आप तो बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम दो, टारगेट करो कि ये 70-75 मार्क्स मुझे लाना है, बस, है ना? सर हमें तो ये पता है जो पढ़ा है वो सही होना चाहिए पेपर में, बस। हाँ बेटा, एग्जैक्टली। एक्चुअली गेट में क्या है, गेट की एक प्रॉब्लम है। अभी आप लोग जब गेट का एग्जाम दोगे ना, तो आप लोग अनुभव ले लोगे। गेट की एक प्रॉब्लम है, गेट में प्रॉब्लम ये कि हमको लगता कुछ और है, होता कुछ और है। समझ पा रहे हो? हम पढ़ते कुछ और हैं, सॉल्व कुछ और करते हैं, एग्जाम में कुछ और आता है, फिर मार्क्स कुछ और आते हैं।
ये प्रॉब्लम है। तो आप इस बार अनुभव ले लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। गेट में केवल पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, मतलब आपने पावर प्लांट पढ़ लिया, आरएसी पढ़ लिया, केवल इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि पावर प्लांट में क्वेश्चन कहाँ से आता है। एक ब्रेटॉन एक रैंकाइन का क्वेश्चन आता है। आरएसी में क्वेश्चन कहाँ से आता है, वीसीआरएस से क्वेश्चन आता है, और एक ओमेगा से क्वेश्चन आता है, 0.622 वगैरह वगैरह से। आईसी इंजन में क्वेश्चन कहाँ से आता है। ऐसे पूरा सब्जेक्ट आपको 12 सब्जेक्ट पता होने चाहिए, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गेट में 12 सब्जेक्ट होते हैं। आप लोग उस चीज के हैबिचुअल हो गए, इसलिए आप लोगों को चीजें बड़ी नहीं लग रही है। आप कभी नॉर्मल आदमी से बात करना, जो बीए बीएससी करके बच्चे आते हैं ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपन एबनॉर्मल हो गए, लेकिन हाँ मानो कि अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अपन ऑर्डिनरी नहीं है बेटा, अपन ऑर्डिनरी नहीं, अपन सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप समझो, किसी नॉर्मल बच्चे से बात करना जो बैंक की तैयारी करता है, उससे बोलना कि मैं 12 सब्जेक्ट पढ़ करके एग्जाम देता हूँ। 12 सब्जेक्ट आप लोग किसमें पढ़ते हो, गेट में। उसके बाद जब आप ईएसई देते हो ना, तो 12 सब्जेक्ट किसके, गेट के, प्लस 10 सब्जेक्ट आप लोग जीएस के पढ़ते हो। 22 सब्जेक्ट पढ़ करके आप आईईएस का एग्जाम देते हो, ईएससी का एग्जाम देते हो, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो जो 12 सब्जेक्ट आप गेट के लिए पढ़ते हो ना, वो केवल 12 सब्जेक्ट नहीं है, उसके पीछे जो बेसिक फिजिक्स होती है, 9, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बेसिक मैथ होती है, 9, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो एक बहुत बड़ा सिलेबस है गेट का। 700 से 800 फॉर्मूले तो हम लोग रिसेंटली पढ़ते हैं, और इसके पहले के जो पूरे फॉर्मूले हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, वगैरह वगैरह, तो अपन सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। ठीक है। सर क्वेश्चन सॉल्व भी हो जा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। वो सही होना चाहिए पेपर सर। जीएस तो स्टार्ट नहीं, जीएस अभी स्टार्ट नहीं करनी, गेट के बाद ही स्टार्ट करनी है, अभी स्टार्ट करनी भी नहीं आपको, है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बेटा, देखो गेट का जो प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व करते रहो। मतलब आप समझो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, गेट का एक ही तोड़ है, मतलब गेट का जो एक ही वीक पॉइंट है, गेट का एक ही वीक पॉइंट है, और वो है प्रीवियस ईयर। आप प्रीवियस ईयर बनाओ, प्रीवियस ईयर बनाओ, प्रीवियस ईयर बनाओ, उसके अलावा कुछ मत करो। आप विश्वास मानो मेरा, मैंने गेट में के लिए किसी भी कोचिंग में नहीं गया था। मैंने कहीं से तैयारी नहीं की थी, मैं सेल्फ स्टडी करता था। मैंने अपने नोट्स भी आप लोगों को भेजे, वो मेरे ही बनाए हुए नोट्स है ना। मैं बुक से पढ़ता था कभी कभी, फिर क्वेश्चन लिखता था बढ़िया से, अच्छे से, है ना। आईसी इंजन के नोट्स में भेजूंगा, ऐसे नोट्स में उन्हें पूरे बनाए थे, खुद से पढ़ाई करता था। मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लगाई थी, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। मैंने केवल गेट का प्रीवियस ईयर लगाया था 2 से 3 बार। आपको बार बार बोल रहा हूँ, गेट का प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ मत करो। वही क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन रिपीट होगा। गेट गेट कभी भी पैटर्न चेंज नहीं करता। बच्चों का गेट क्यों नहीं निकलता, क्योंकि बच्चा क्या करता है, प्रीवियस ईयर छोड़ देता है और बाकी चीजों में भटकता रहता है। वो पता है क्या करता है, वो किसी भी कोचिंग के लिए आता है, टेस्ट सीरीज और लगा डालता है 100 टेस्ट। क्या कर रहे हो भाई, 2-4 टेस्ट लगा लो, उसमें आपको अनुभव हो जाएगा। 100 टेस्ट क्यों लगाना, गधे थोड़ी ना है हम। वो ले आता है किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट और उसको लगाता रहता है दिन भर। मत करो, बिल्कुल मत करो। आप प्रीवियस ईयर लगाओ, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितना लगा सकते हो उतना प्रीवियस ईयर लगाओ। उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, आज तक नहीं गया, है ना। ठीक है, सुनो, हम लोग क्या बात कर रहे थे। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एक हेडिंग डालो, कंपोनेंट ऑफ आईसी। कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन, कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। ठीक। और एक बात और, जो सब्जेक्ट आपके छूट जाए ना, जो सब्जेक्ट आपके छूट जाए तो उनके पीछे मत पढ़ना। मतलब ऐसा मत करना, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है बेटा कि आपने एक रात में पढ़ा एक सब्जेक्ट और दूसरे दिन परफॉर्म कराओगे। ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारा एचएमटी छूट गया है, अच्छा चलो इसको 4 घंटे में रिवाइज कर लेते हैं, एचएमटी भी हो गया। कभी नहीं कर पाओगे बेटा, सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आपने 4 घंटे में सब्जेक्ट पढ़ा और जाकर के परफॉर्म कराओगे। तो जो सब्जेक्ट छूट गया ना, उसको छोड़ दो, जाने दो। मान लो आपका 30 तारीख तक, मान लो 30 तक, 30 तारीख के बाद मान लो आपका एचएमटी रह जाता है, छोड़ो, जाने दो। मान लो आपका 30 तारीख के बाद एफएम रह जाता है, आपको लगता है कि एफएम नहीं आ रहा, जाने दो। आपको लग रहा है 30 तारीख के बाद सॉम नहीं आ रहा, जाने दो उसको। लेकिन जो आ रहा है ना, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। जैसे एप्टीट्यूड डेफिनेटली पढ़ लेना, एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है। प्रोडक्शन बिल्कुल मत छोड़ना, 15 नंबर का आता है। थर्मल बिल्कुल मत छोड़ना, थर्मो और आरएसी पावर प्लांट आईसी इंजन मिला करके 16 मार्क्स का आता है। मतलब आप 4 सब्जेक्ट पढ़ लो ना, मैथ, एप्टी
थर्मल प्रोडक्शन 15, 15, 15 और 15, 60 नंबर का तो ये हो गया, इनको कभी मत छोड़ना। ठीक, फिर बहुत सारे इजी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल कभी मत छोड़ना, इंडस्ट्रियल में मार्क्स आते ही आते हैं, है ना। तो ये याद रखना, मतलब सब्जेक्ट का अपने दिमाग में फ्रेम कर लेना कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है। और बिल्कुल मत सोचना कि 100 मार्क्स से स्कोर करने हैं, आप ये सोचना कि मुझे 80 मार्क्स का टारगेट करना है। 2-3 सब्जेक्ट छूट रहे हैं, जाने दो, लेकिन जो मैंने बाकी के 8-9 सब्जेक्ट पढ़े ना, उनको 100% करूंगा और उससे कुछ नहीं छूटेगा। 80 मार्क्स का टारगेट करके जाऊंगा, 80 मार्क्स को 80% इफिशियंसी के साथ करूंगा, 64 मार्क्स आएंगे और खुश रहूंगा। समझ पाए? 100 मार्क्स स्कोर नहीं करना है। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डालो, कंपोनेंट ऑफ आईसी। देखो कुछ ऐसा है, देखना ये क्या है, इसको बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। ये क्या है, एग्जिट मैनिफोल्ड। ये क्या है, इनलेट वॉल्व। ये क्या है, एग्जॉस्ट वॉल्व। ये क्या है, स्पार्क प्लग या फिर इंजेक्टर। मैं आपको बहुत बेसिक से चीजें बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा है नहीं कुछ बताने को, है ना। तो बहुत बेसिक बेसिक है, वो समझ में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं। ये पिस्टन है। ये क्या है, ये कनेक्टिंग रॉड है। ये क्या है, क्रैंक है। ये क्या है, ये क्रैंक पिन है। ये क्या है, ये क्रैंक शाफ्ट है। और ये क्या है, ये पिस्टन पिन है, या फिर इसको गर्जन पिन भी बोलते हैं। ठीक, इतना एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें होती है, ये जो टीडीसी और बीडीसी है ना, 2 मिनट सुनो मेरी बात। ये आपका पूरा सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन है, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, और ये आपकी क्रैंक है। ये टीडीसी है, ये बीडीसी है। ठीक, और ये जो वॉल्यूम है, वीसी है, क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये वीएस है, सर्फ वॉल्यूम। ठीक, टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर, है ना। ये क्या है, ये कैपिटल डी है,
और टीडीसी से बीडीसी तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, एल है। यहाँ पर डी क्या है, डी इज बोर डायामीटर, एल क्या है, एल है स्ट्रोक लेंथ, टीडीसी क्या है, टॉप डेड सेंटर, बीडीसी क्या है, बॉटम डेड सेंटर, वीसी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम, और वीएस क्या है, ये सॉफ्ट वॉल्यूम है। मुझे नहीं पता आपको बेसिक पता है या नहीं पता, मैं आपको पूरा बेसिक से ही बता रहा हूँ ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहां पर पिस्टन क्या होता है ना, पिस्टन पिस्टन हमेशा मूव करता है टीडीसी से बीडीसी। पिस्टन हमेशा मूव करता है टीडीसी से बीडीसी, मतलब ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम है ना, ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, पिस्टन इसमें कभी आता ही नहीं है। टीडीसी से कभी इधर पिस्टन नहीं आता, क्लियरेंस वॉल्यूम में कभी भी पिस्टन नहीं आता। पिस्टन मूव करता है फ्रॉम टीडीसी से बीडीसी। ये क्लियरेंस वॉल्यूम हम लोग प्रोवाइड क्यों करते हैं, कुछ जगह छोड़ देते हैं ऊपर पिस्टन के, यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर के ऊपर कहीं कुछ जगह छोड़ देते हैं जहां पर पिस्टन कभी भी मूव नहीं करता। क्यों, क्लियरेंस वॉल्यूम को छोड़ देते हैं जहां पर पिस्टन मूव नहीं करता। ये आपका वीसी है, क्लियरेंस वॉल्यूम। आप समझो, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि ये ऊपर सिलेंडर की वॉल है जिसको बोलते हैं सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर की वॉल होती है, उसको बोलते हैं सिलेंडर हेड, इसको बोलते हैं सिलेंडर हेड। आप सोचो, अगर 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 ये जो सिलेंडर के ऊपर वॉल है, जो सिलेंडर हेड है, और नीचे पिस्टन है, अगर क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड ना किया तो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा होगा, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, ऊपर क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं प्रोवाइड किया तो बार बार जाकर के वो किससे टकराएगा, सिलेंडर हेड से जाकर के टकराएगा। और आप समझो, अगर वो बार बार जाकर के सिलेंडर हेड से टकराएगा तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक, तो सिलेंडर हेड जो है वो फ्रैक्चर ना हो, वहां पर वो मटेरियल फेल ना हो, इसलिए हम लोग ऊपर क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जो आईसी इंजन के अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ थर्मल एक्सपेंशन होगा। आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, वो थर्मल एक्सपेंशन के लिए कुछ वॉल्यूम छोड़ा जाता है, उसी को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं ना। तो दो कारण है, पहला वो जाके सिलेंडर हेड से टकराए नहीं, और दूसरा थर्मल एक्सपेंशन, है ना। इसको एक बार ड्रॉ करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? नहीं, इसको नोट करो, नोट कर लेना तो बता देना मुझे।
हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना? उसमें लिख लेना, क्लियरेंस वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड, क्लियरेंस वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड, clearance volume is provided to avoid collision between piston and cylinder head. Clearance volume is provided to avoid collision between piston and cylinder head. ठीक, सुनो, इसके बाद एक रेशियो डिफाइन करते हैं अपन, एक रेशियो डिफाइन करते हैं, क्लियरेंस रेशियो। दोनों सुनना 2 मिनट। एक रेशियो डिफाइन करते हैं हम लोग, क्लियरेंस रेशियो। इसको डिनोट करते हैं सी से। क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ वीसी अपॉन वीएस, रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू शाफ्ट वॉल्यूम। Clearance ratio is the ratio of clearance volume to shaft volume. जहां पर shaft volume क्या होता है, Vs क्या होता है? Vs होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। एक मिनट रुकना यार, मुझे 10 मिनट देना, 10 मिनट। कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ अपडेट वगैरह हो रहा है, केवल 10 मिनट देना है ना। जब तक आप लोग आरएसी वाले क्वेश्चंस देख लो जो मैंने बोले थे पीडीएफ वाले, केवल 10 मिनट देना है ना।
हाँ भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? अब मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? ठीक है, सुनो, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि एक रेशियो डिफाइन होता है, एक रेशियो डिफाइन होता है क्लियरेंस रेशियो। एक रेशियो डिफाइन होता है क्लियरेंस रेशियो, रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू शाफ्ट वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। और शाफ्ट वॉल्यूम क्या होता है? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। और नंबर ऑफ सिलेंडर और वगैरह वगैरह दे रखे हैं, उनकी अपन बात करेंगे उसमें क्या होगा। ठीक, एक रेशियो और डिफाइन होता है, एक रेशियो और डिफाइन होता है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो आरसी, एक हेडिंग डालो कंप्रेशन रेशियो आरसी, एक हेडिंग डालो कंप्रेशन रेशियो आरसी, उसमें लिखना इट इज रेशियो ऑफ, एक हेडिंग डालो कंप्रेशन रेशियो आरसी, उसमें लिखना इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो आरसी, उसमें लिखना इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम। It is ratio of maximum volume to minimum volume during compression. It is ratio of maximum volume to minimum volume during compression. ठीक, ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें थी। इसके बाद पहली हेडिंग डालना ऑटो साइकिल। पहली हेडिंग डालना ऑटो साइकिल। सुनना, ऑटो साइकिल में क्या होता है? मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं पहले। दो मिनट सुनो, मैं पूरे आईसी इंजन को हर साइकिल में अभी तक अपन क्या कर रहे थे? हर साइकिल में अभी तक मैं आपको पूरी वर्किंग बता रहा था और उसके बाद इफिशिएंसी और थ्योरी वगैरह सारी चीजें बता रहा था। आईसी इंजन में मैं आपको अपोजिट कर रहा हूं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? पहले मैं आपको साइकिल बता रहा हूँ कि प्रोसेस कौन कौन सी होती है, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम क्या होता है, प्रोसेस कौन कौन सी होती है, इफिशियंसी कौन सी होती है, उस पर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वर्किंग कैसी होती है। तो याद रखना, पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ? पहले मैं आपको साइकिल बता रहा हूँ, तीनों की, ऑटो की, डीजल की, डुअल की, उनकी सारी प्रोसेस बता रहा हूँ, उनकी इफिशियंसी बता रहा हूँ, उन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताऊंगा। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उनकी वर्किंग कैसी होगी, कंबशन कैसा होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी जो भी आपके दिमाग में बहुत सारे जहरीले क्वेश्चन होंगे ऑटो डीजल डुअल साइकिल और ऑटो डीजल डुअल से लेकर के, उनको अभी थोड़ी देर के लिए रोक करके रखना, उसकी बात करेंगे अपन बात वर्किंग वगैरह की। सुन, वॉइस तो प्रदीप लिख रहा है, वॉइस तो पहले आ रही थी, वॉइस आ रही थी बेटा, एक्चुअली जो मेरी वाली स्क्रीन है ना, उस पर वीडियो नहीं आ रही थी। ठीक है, सुनो, ऑटो साइकिल में क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये कुछ ऐसा होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक, इसी का जो टीएस डायग्राम है वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले क्या था? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन 1 से 2, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन,
अब आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ पता है कौन सी प्रोसेस कैसी होती है। 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप टीएस डायग्राम में पॉजिटिव होता है, टी अपॉन सीवी। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन 3 से 4। और उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन 4 से 1। ये कुछ ऐसा होगा। ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है, ये आपका W कंप्रेशन है, और ये W एक्सपेंशन है। ऐसा होता है, ठीक। मुझसे कोई प्रोसेस पूछ रहा है तो देखो क्या हो जाएगा। प्रोसेस 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। प्रोसेस 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। प्रोसेस 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ऐसा कुछ है। और इफिशिएंसी क्या होती है अपन को बचपन से पता है। अगर मैं इफिशिएंसी लिखूं ऑटो साइकिल की, इफिशिएंसी क्या होता है 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू आउट। कहां पे हो रहा है, क्यू आउट हो रहा है 4 से 1 में, 4 से 1 में। और कैसी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप क्या लिखोगे, मुझे इतना देना, आप क्या लिखोगे 4 से 1 में क्यू आउट हो रहा है, तो M1 माइनस 4 से 1 MCV कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए CV लिख रहा हूं, T4 माइनस T1। और हीट एडिशन हो रहा है 2 से 3 में, क्या हो जाएगा MCV T3 माइनस T2। MCV से MCV क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां से आपको मिलेगा इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां से T1 कॉमन ले रहा हूं तो अंदर बचेगा T4 बाई T1 माइनस 1। और यहां से T2 कॉमन ले रहा हूं तो अंदर बचेगा T3 बाई T2 माइनस 1। ठीक, इसको दे दो इक्वेशन नंबर कौन सी, 1। ठीक, उसके बाद आपको पता है कंप्रेशन रेशियो आपने डिफाइन किया था। कंप्रेशन रेशियो क्या था, कंप्रेशन रेशियो था रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो यहां पर कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, यहां पर कंप्रेशन रेशियो होगा आरसी रेशियो ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो V1 अपॉन V2, भाई कंप्रेशन ये हो रहा है तो V1 मैक्सिमम वॉल्यूम एंड V2 इज मिनिमम वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा आरसी इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और V1 मेरे भाई किसके बराबर है, T4 के। और V2 किसके बराबर है, V3 के। ये हो जाएगा V4 अपॉन V3। ये कंप्रेशन रेशियो होगा। तो आप देखो प्रोसेस 1 से 2 कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। और 3 से 4 भी कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो देखो प्रोसेस 1 से 2 में आप लिख सकते हो T1 V1 के पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा माइनस 1।
और V1 अपॉन V2 कितना है, RC है। तो यहां से आएगा T2 इज इक्वल टू T1 और V1 अपॉन V2 मतलब RC की पावर गामा माइनस 1, या फिर लिख सकते हो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू RC की पावर गामा माइनस, इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली प्रोसेस 3 से 4 में देखो, T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T4 V4 के पावर गामा माइनस 1, और यहां पर V4 अपॉन V3 कितना है, वो भी RC है। तो T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 मतलब RC की पावर गामा माइनस 1, इक्वेशन थर्ड। और आप इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से देखोगे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू समथिंग और T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू समथिंग, तो T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T4 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो हेंस T2 अपॉन T1 बराबर होंगे T3 अपॉन T4 के। और आप देखो अगर T2 अपॉन T1 बराबर है T3 अपॉन T4 के, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T4 को इधर ले आओ, T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। T4 को इधर ले आया हूं और T2 को इधर ले गया हूं, तो T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। ठीक, अब देखो इक्वेशन वन में, फ्रॉम इक्वेशन वन T4 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 1 माइनस T1 अपॉन T2। और T1 अपॉन T2 कितना था ये है, T2 अपॉन T1 है RC के पावर गामा माइनस 1, तो T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन RC के पावर गामा माइनस 1। पुट करो वैल्यू यहाँ पर, तो एफिशिएंसी हो जाएगी ऑटो की कितनी, 1 माइनस 1 अपॉन RC की पावर गामा माइनस, सिंपल। ठीक, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ये आपका पीवी डायग्राम है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन एंड सिमिलर टीएस डायग्राम, ये प्रोसेस है। इफिशिएंसी लिखना था, मुझे बचपन से पता था 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, क्यू आउट हुआ 1 से 4 में एमसीवी T4 माइनस T1, और की एडिशन हुआ 2 से 3 में एमसीवी T3 माइनस T2, एमसीवी से एमसीवी कैंसिल, यहाँ पर T1 कॉमन लिया और यहाँ पर T2 कॉमन लिया, ये हो गया। और फिर मैंने प्रूफ करके दिखाया कि कंप्रेशन रेशियो क्या था, V1 अपॉन V2 या फिर V4 अपॉन V3। प्रोसेस 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, ऐसा लिख सकते हो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू RC की पावर गामा माइनस 1। सिमिलर फॉर प्रोसेस 3 से 4 लिख सकते हो T3 अपॉन T4 की पावर R इज इक्वल टू RC की पावर गामा माइनस 1, दोनों बराबर होंगे, इक्वेट कर दिया, फाइनली ये आया, तो ये कैंसिल हो गया, और T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालनी थी, उसको पुट कर। ठीक, एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको लिखा था, है ना, सेकंड नंबर पे एफिशिएंसी यहां से शुरू किया था, थर्ड इसको लिखा था, फोर्थ इसको लिखा था, फिफ्थ नंबर पे यहां पर लिखा था, और लास्ट नंबर पे यहां पर लिखा था, सिक्स्थ ये लिखा। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, इसको नोट करो, नोट हो जाए तो मुझे बता देना। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? ये एफिशिएंसी है किसकी? ऑटो साइकिल की। ठीक है, सुनो, एक हेडिंग डालो। कई बार क्या करता है, ऑटो साइकिल के लिए मैक्सिमम नेटवर्क की कंडीशन पूछ लेता है। तो एक ईएससी का ही क्वेश्चन है, आपको इसलिए करा रहा हूं कि हो सकता है गेट में डायरेक्टली कंडीशन पूछ ले, है ना। तो एक हेडिंग डालो, या फिर एक क्वेश्चन ही लिख लो। एक क्वेश्चन ही लिख लो, फाइंड आउट कंडीशन ऑफ, एक क्वेश्चन ही लिख लो, फाइंड आउट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम नेटवर्क, फाइंड आउट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम नेटवर्क फॉर ऑटो साइकिल, find out condition of maximum network for auto cycle for given minimum and maximum temperature. Find out condition of maximum network for auto cycle for given minimum and maximum temperature. सुनना, इसमें कुछ भी नहीं है। कभी कभी भी आपसे कुछ भी पूरी पूरे पूरे फिजिक्स में कुछ भी मिनिमम और मैक्सिमम पूछे ना, कुछ मत करो, लिख करके इक्वेशन और इसका डिफरेंशिएट कर दो। इससे 4 मार्क्स का आता होगा। हाँ बेटा, ऐसे 4 मार्क्स का आता है। देखो यार, किससे 4 का आता है, किससे 2 का आता है, ये तो अपन डेफिनेटली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आता तीनों से है। आरएसी से भी, पावर प्लांट से भी, आईसीएमएल से भी। किसी दो से 4 मार्क्स का आएगा और किसी एक से 2 मार्क्स का आएगा। तो तीनों कंबाइन मिला करके 10 मार्क्स का आता है। आपके मैंने कितने दिन लिए? 10 या 12 दिन लिए। कितने नंबर आएंगे? 10 नंबर। आप समझो इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप सोचो, आपको कोई 30 दिन पढ़ा दे और कह दे 30 दिन में 30 नंबर बढ़ जाएंगे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन ये होता है कि श्योरिटी है इस बात की कि थर्मल एप्लीकेशन में मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आप प्रीवियस ईयर लगा करके देखना, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना। तो 10 नंबर का आता है, 8 से 10 नंबर का, लेकिन वो 8 से 10 नंबर आते ही आते हैं ना। ठीक है, सुनो, ये ऑटो साइकिल देखो कुछ ऐसी थी।
ये आपका टीएच डायग्राम है। ये ऐसा था रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ये डब्ल्यू आउट है और डब्ल्यू इन है। ठीक, मुझे क्या करना है, वर्क नेट को मैक्सिमाइज कराना है और उसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो डब्ल्यू नेट लिख लो यार कि डब्ल्यू नेट है क्या। मुझे पता है डब्ल्यू नेट क्या होता है, डब्ल्यू नेट होता है क्यू इन माइनस क्यू आउट। ये कहां से पता चला बेटा, ये मुझको फर्स्ट लॉ ने बताया था, फॉर ए साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर होता है। किसने बताया था, फर्स्ट लॉ ने। डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट होगा। तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट हो जाएगा क्यू इन कितना है, यहाँ है 1 से 2 में, मतलब एम सी वी T2 माइनस T1, और क्यू आउट कितना है 3 से 4 में, एम सी वी T3 माइनस T4, ऐसा होगा। तो डब्ल्यू नेट क्या होगा, एम सी वी T2। अच्छा, टी मिनिमम कहाँ है, ये है यार, देखो टी मिनिमम, ये टी मिनिमम है। और ये क्या है, टी मैक्सिमम। मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया की कोई भी साइकिल हो, इस दुनिया की कोई भी साइकिल हो, दो टेम्परेचर लिमिट पे डिजाइन होती है। एक मैक्सिमम टेम्परेचर दैट डिपेंड ऑन मेटलर्जिकल लिमिट, और एक मिनिमम टेम्परेचर दैट डिपेंड ऑन सराउंडिंग लिमिट। तो देखो सराउंडिंग कंडीशन, ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस 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 प्लस T4, T1 क्या है, टी मिनिमम है तो माइनस टी मिनिमम, और T3 क्या है, टी मैक्सिमम है तो प्लस टी मैक्सिमम, और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। ठीक, कोई बात नहीं। देखो क्या होगा आगे, इक्वेशन में दो वेरिएबल है T2 और T4। मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 में देखो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू आरसी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन सॉरी T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू आरसी के पावर गामा माइनस 1, और ये बराबर होगा T3 अपॉन T4 के। अभी अभी बताया था डेरिवेशन करते समय, T2 अपॉन T1 भी होता है आरसी की पावर गामा माइनस 1, और T3 अपॉन T4 भी होता है आरसी के पावर गामा माइनस 1। तो यहां से लिख सकता हूं T2 अपॉन T1, और T1 क्या है, टी मिनिमम, इज इक्वल टू T3 मतलब टी मैक्सिमम अपॉन T4। देन द वैल्यू ऑफ T2 इज टी मिनिमम इंटू टी मैक्सिमम अपॉन T4। इस T2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, एमसीवी T2 कितना है, ये है टी मिनिमम इंटू टी मैक्सिमम अपॉन T4, प्लस कितना है T4 माइनस कितना है टी मिनिमम, प्लस कितना है टी मैक्सिमम, ये है डब्ल्यू नेट। आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज कराना है। क्या करोगे, कुछ मत करो, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट कर दो। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, एक ही वेरिएबल है, और वो कौन है, T4 है। तो देखो फॉर डब्ल्यू नेट मैक्सिमम, डेल ऑफ डब्ल्यू नेट अपॉन डेल ऑफ T4 इज इक्वल टू 0। और अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डेल ऑफ डब्ल्यू नेट अपॉन डेल ऑफ T4 m डॉट CV, यहां पर T4 के साथ डिफरेंशिएट करो तो टी मिनिमम इंटू टी मैक्सिमम अपॉन T4 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और दोनों कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एम डॉट CV कहां चला जाएगा, जीरो में, और T4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम टी मैक्स। ये क्या है, ये वो कंडीशन है जहां पर पहुंच करके डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, और ये कंडीशन T4 की वैल्यू यहां पर पुट करना जरा, T4 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो T2 भी कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ टी मिनिमम और टी मैक्सिमम मिलेगा।
अंकित लिख रहा है सर गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है बेटा? क्यू इन कैसे निकाला बेटा? 1 से 2। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। यहाँ 2 से 3 होना चाहिए था ना, 2 से 3 होना चाहिए था। एम डॉट सीवी T3 माइनस T2 होना चाहिए था, और क्यू आउट क्या होना चाहिए था? एम डॉट सीवी T4 माइनस T1 होना चाहिए था, सॉरी। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा? यहाँ पर T3 मतलब T मैक्सिमम प्लस हो जाएगा, T1 मतलब T मिनिमम प्लस हो जाएगा, और माइनस T2 हो जाएगा, और माइनस T4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सही है, ये सही है, T2 अपॉन T1 ये सब सही है। फिर T2 की वैल्यू पुट करनी थी कितनी? T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम अपॉन T4, ये माइनस आएगा, और ये यहां पर भी माइनस आएगा। ठीक, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और T4 की वैल्यू है। ठीक, सेम, हाँ सेम एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, ये कंडीशन किसकी आ जाएगी? कंडीशन फॉर मैक्सिमम नेटवर्क। अब सही है ना? ये कंडीशन किसकी आ जाएगी? कंडीशन फॉर मैक्सिमम नेटवर्क। कंडीशन फॉर मैक्सिमम नेटवर्क, इसकी वैल्यू अगर T4 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, T4 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो T2 भी कितना आएगा? T2 आएगा भी, T2 भी सेम आएगा, अंडर रूट ऑफ T मिनिमम और T मैक्सिमम। तो T2 और T4 दोनों बराबर होंगे। तो देखो T2 बराबर T4 अंडर रूट ऑफ T मिनिमम इंटू T मैक्सिमम, ये आ जाएगी कंडीशन फॉर मैक्सिमम नेटवर्क। और ये T2 और T4 की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो आपको मैक्सिमम नेटवर्क मिल जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली exactly। नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्सिडेंस है बेटा, ये संयोग मात्र है कि अपन देखो, अपन को क्या करना था? डिफरेंशिएट करके जीरो करना था। यहाँ पर माइनस प्लस की गलती हुई थी, इसलिए वो सही आ गया, अन्यथा सही नहीं आता है ना। ठीक है, हाँ, और एक बात और हो गई है, एक बात और ये हो गई है कि अब पढ़ाते पढ़ाते इतना याद हो गई है ना चीजें, मतलब फ्लूइड में कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोग बाइक चलाते हो ना, बाइक या कार चलाते होगे, तो बाइक वगैरह चलाते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि अपन भूल जाते हैं कि अपन बाइक चला रहे हैं और अपन को आगे मुड़ना है। अपन ध्यान नहीं देते कि आगे मुड़ना है, अपने आप बाइक मुड़ जाती है, अपने आप ब्रेक लग जाता है, अपने आप एक्सेलेटर चलता है, सब कुछ अपने आप चलता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और सारी चीजें अपने आप चलती है ना। एक दिन फ्लूइड मैकेनिक्स वाली क्लास में ऐसा हुआ था, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, आधे घंटे बाद मुझे याद आया कि मैं पढ़ा रहा हूँ और सब चीजें सही चल रही है ना। तो अब ऐसा इतनी सारी चीजें याद हो गई है ना कि स्टेप बीच में एक आध गलत भी हो जाती है ना, तो भी आंसर सही आता है। सुनो, T2 और T4 कितना है? रूट ऑफ टी मिनिमम एंड टी मैक्सिमम। 4 साल हो गया यार, 5 साल हो गया है ना। T2 इज इक्वल टू T4 कितना हो गया? रूट ऑफ टी मिनिमम टी मैक्सिमम। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो डब्ल्यू नेट मैक्सिमम हो जाएगा। देखो डब्ल्यू नेट मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आएगी एम डॉट सीवी रूट ऑफ टी मैक्सिमम माइनस रूट ऑफ टी मिनिमम का स्क्वायर। ये आएगा आपका मैक्सिमम नेटवर्क। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ये तो टेक्निकल सब्जेक्ट है यार। बचपन में मैं क्या करता था, बचपन में जो है ना, रोज 2 घंटे 3 घंटे का शेड्यूल था। मतलब हमारे यहाँ परंपरा है आज भी, जो बच्चा
छोटा होता है ना, तो वो उसको 2 घंटे रोज रात में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाया जाता है। बचपन में मुझे मेरी पूरी ट्रेनिंग हुई है, 15 साल की उम्र तक मैं रोज 2 घंटे रामचरितमानस पढ़ा करता था। तो मुझे रामचरितमानस याद हो गई। एक्सीडेंट भी अपने आप नहीं होता बेटा, एक्सीडेंट जब होता है जब आदमी सौंदर्य दर्शन करने लग जाता है ना गाड़ी चलाते चलाते, तब एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट अपने आप नहीं होता है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। परसों आपकी अंतिम क्लास होगी थर्मल एप्लीकेशन की, है ना। परसों आपकी अंतिम क्लास होगी थर्मल एप्लीकेशन की। कल मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आईसी इंजन की, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो उससे एक बार पढ़ लेना गेट के बाद। गेट के लिए जो जरूरी है वो मैं आपको बताई दूँ, ठीक है। लास्ट में एम क्या है? एम मास फ्लो रेट है बेटा, एम मास फ्लो रेट है। जो एयर फ्लो रही होगी उसका मास फ्लो रेट। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? ऑटो साइकिल खत्म नहीं बेटा, अभी तो मैंने आपको साइकिल बताई है और इफिशियंसी बताई है। इसकी वर्किंग क्या क्या होती है आगे बात करेंगे, है ना। ठीक है, वर्किंग वगैरह की मैं आपको बता चुका हूं, मैंने अभी बात नहीं की। मैंने कभी अभी साइकिल और एफिशिएंसी बताई है। साइकिल और एफिशिएंसी डीजल के लिए, साइकिल और एफिशिएंसी डुअल के लिए, फिर तीनों के क्वेश्चंस, फिर तीनों की वर्किंग, फिर प्रैक्टिकल साइकिल की। ठीक है। एम सीवी रूट टी मैक्सिमम माइनस रूट टी मिनिमम का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ बेटा, निगेटिव है, बीच बीच में निगेटिव है ना। ठीक है, इसके आगे अपन कल बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। एक काम करना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, पावर प्लांट के भी प्रीवियस ईयर और आरएसी के भी प्रीवियस ईयर, है ना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।